नमस्कार। आज हम मेरी स्मृति इस पद्य का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसके पहले हम हमारे जो रचयिता है इस कविता के डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव उनका परिचय प्राप्त करेंगे। आपका जन्म 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर श्रीवास्तव ने 1944 से अब तक पत्रकारिता और संपादन को व्यवसाय एवं मिशन के रूप में जिया। आपने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक अर्थात राजपत्रित के रूप में दर्जनों विविध विषयक संदर्भ एवं मानक ग्रंथों का संपादन किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं 20 पुस्तकें प्रकाशित, बेटे को क्या बतलाऊं उपन्यास आदि। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि हमारे जो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव हैं उनका जो लेखन कार्य है वो दैनिक है। दैनिक अर्थात प्रतिदिन की जो पत्रिकाएं हैं वो उनकी छपती है। उसके बाद है साप्ताहिक। साप्ताहिक अर्थात सप्ताह में 7 दिनों के बाद एक जो पत्रिका छपती है उसे कहते हैं साप्ताहिक पत्रिका। और तीसरा है मासिक पत्रिका। मासिक अर्थात 1 महीने के बाद जो पत्रिका छपती है उसे कहते हैं मासिक पत्रिका। अगर वर्ष में एक बार कोई पत्रिका छपे तो उसे कहते हैं वार्षिक पत्रिका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक और मासिक पत्रिका का जो लेखन कार्य है वो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने किया है। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता हाइकू विधा में लिखी गई है। यहाँ डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ने प्रत्येक हाइकू में अलग अलग विषयों पर लेखन किया है। आपने इन रचनाओं में आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त किए हैं। इनके अतिरिक्त झिंगुर, कोयल आदि की खुशियों को भी आपने इस कविता में स्थान दिया है। तो सबसे पहले हम पद्य शुरू करने से पहले ये देख लेंगे कि हमारे जो पद्य की विधा है वो है हाइकू। अगर आप पद्य विश्लेषण का प्रश्न हल करते हो बच्चों, तो आपके लिए 1 नंबर का प्रश्न होता है कि इस जो पद्य है उसकी विधा क्या है। अगर आपने सही लिखा कि कौन सी विधा है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। आपने अब तक के अलग अलग पद्यों की विधाओं को देखा है, पढ़ा है, सीखा है। जैसे कि गज़ल सीखा आपने, गीत, खंडकाव्य अंश, पद, नई कविता, ये सब विधा है। लेकिन हमारे इस पद्य की विधा क्या है? हाइकू। अब हाइकू जो है हम आपको बताएंगे कि हाइकू आप कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेंगे कि जो हमारे कवि है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, उन्होंने इन हाइकू में जो हमारे पर्यावरण में, हमारे निसर्ग में जो बहुत सुंदर प्रकृति परमेश्वर ने बनाई है उसके बारे में लिखा है। जैसे आम, महुआ, हाँ, फिर आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव, ये जो चीज़ें हम आसपास हमेशा देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और इनके प्रति आकर्षित हम होते ही रहते हैं। कभी हम बाहर जाते हैं तो हम आकाश में देखते हैं कि अंधेरे में दिखते तारे कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं, या फिर कभी कभी हम पेड़ पौधों की पत्तियों को निहारते हैं कि कितने अलग अलग रंगों की है, ये कितने अलग अलग आकार की है। तो ये जो निसर्ग है हमको हमेशा आकर्षित करता है। और जब हम कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई से जब हमको थोड़ा सा आराम मिलता है तो हम इस निसर्ग की ओर ताकना शुरू कर देते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी बात है, लेकिन फिर भी अगर हम उसकी खूबसूरती को जानेंगे तो हम ये पाएंगे कि सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से अलग है, सब में अपनी अलग खूबी है, सबकी अलग विशेषता है। यहाँ तक कि हम इस जो हाइकू है इसमें कवि ने बहुत सुंदर रीति से
झिंगुर और कोयल को भी सम्मिलित कर लिया है कि उनकी क्या खुशियाँ हैं। एक झिंगुर जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, लेकिन उस झिंगुर के बारे में भी यहाँ पर हाइकू की पंक्तियाँ रची गई है। कोयल के बारे में हाइकू रचा गया है। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में बहुत सुंदर रीति से दिख रहा है। एक पेड़ है, आम का पेड़ है, उसमें काफ़ी सारे आम लगे हैं, आम पक भी गए हैं और कोयल बैठ के वहाँ पर कूक रही है। कोयल के अलावा एक दूसरा पक्षी भी आपको नज़र आ रहा है, गौरैया पक्षी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो पेड़ है वो ठिकाना है दूसरे पक्षियों का, लेकिन खास बात जो आम के पेड़ से जुड़ी है वो है कोयल की बात। कोयल और आम का बड़ा गहरा संबंध है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आम के पेड़ में बौर लगना शुरू हो जाती है तब कोयल की कूक शुरू हो जाती है। कोयल कूक कूक कर ये बता देती है कि अब आम का मौसम आ रहा है और जो पेड़ है उसमें मीठे फल लगने वाले हैं। और इस तरीके का संदेश जो है कोयल क्या करती है, लोगों को तक पहुंचा देती है। अब हाइकू जो है, हम हाइकू की बात कर रहे हैं, तो हाइकू का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आया, इसके बारे में अगर हम जानकारी लें तो ये जानकारी ऐसी है कि यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हमने देखा काव्य की अलग अलग विधाएं हैं, तो हाइकू भी एक विधा है और ये जो विधा है वो जापान से आई है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। अगर हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम कोई शायरी लिखना भी शुरू करें तो उसमें 4 लाइनें तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। अगर हम छोटी सी कविता की रचना करें तो हम 4 पंक्तियाँ लिखेंगे और कहेंगे कि हमने शुरुआत कर दी है काव्य लिखने की। लेकिन हाइकू एक ऐसी विधा है काव्य की जिसमें सिर्फ 3 पंक्तियाँ ही काफ़ी है, और 3 पंक्तियाँ ही अगर है तो हम उसको समझेंगे कि हमारी एक कविता तैयार हो गई है। तो विश्व की सबसे छोटी कविता अगर मानी जाए कोई है तो वो है हाइकू। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। जो हमारा भारत देश है उसने जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है उसको स्वीकार किया है, उसको भी अपनी साहित्य में उसको स्वीकार करके उसका सम्मान किया है, उसको एक जगह दी है हाइकू को, ताकि हम जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जो हम भारतीय हैं वो साहित्य में काफ़ी रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि हम किस तरीके से नए साहित्य को अपना लें, और इस तरीके से हमने क्या किया है, जो जापान की लोकप्रिय विधा थी हाइकू उसको भी हमने अपना लिया है। हाइकू कविता 5-7-5 अर्थात 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। जो हाइकू है उसमें कुछ नियम होते हैं कि 5-7-5 का योग 17 अगर हो जाए तो उसे हाइकू कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि हाइकू अगर आप पहचानेंगे आप तो किस तरीके से पहचानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहली पंक्ति आप देखिए, गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। अब आपको गिनना है, पहली लाइन में गई में कितना है, ग और ई 2 वर्ण हो गए, है को हम तीसरा वर्ण गिनेंगे, और पिकी पी को 4 और की को 5, कितने हो गए वर्ण, यहाँ पर 5 वर्ण हो गए। ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति में देखिए, प्रतीक्षारत पुनः, प्रतीक्षारत कितना दिख रहा है, 5 वर्ण है, प्र को 1 गिनिए, ती को 2, 3 4 5 हो गए, और पुनः को देखिए, पुनः को 6 और 7, कितने वर्ण हो गए, यहाँ पर 7 वर्ण हो गए। अब तीसरी पंक्ति में आ जाइए, तीसरे में लिखा है आम्र शाखाएं। आम्र, आ को 1 गिनिए, म्र को 2 गिनिए, शाखाएं 3, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए वर्ण, 5 वर्ण हो गए। तो हमने क्या देखा, पहली पंक्ति में कितने वर्ण है, 5, दूसरी पंक्ति में है 7 वर्ण, और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 वर्ण। तो टोटल कितना हो गया इसका, 17। 17 अगर हो गया है वर्ण तो ये किस विधा में शामिल है, हाइकू विधा में शामिल है। तो इसे हम कह सकते हैं कि क्या है, हाइकू है। अगर हम दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया, सांझ का तारा किसे खोजने आए आम निशा में। सांझ, देखिए सांझ में है सांझ का तारा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितने वर्ण हो गए, 5। किसे खोजने आया, कितने हो गए इसमें,
किसे खोजने आया हमें? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। तीसरा है आम निशा में। आम निशा में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। तो टोटल कितना हुआ इसका? 17। तो पहली पंक्ति में 5, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी में 5। तो 5 7 5 और उसका टोटल 17 अगर हो जाता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? विधा। कौन सी विधा है? हाइकु विधा है। ठीक है। तो अब हम अपनी जो हाइकु विधा, जो पद्य, हम इसको शुरू करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि प्रस्तुत कविता मेरी स्मृति डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने हाइकु विधा में लिखा है। हाइकु अब हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ग्रामीण अंचल का वर्णन करते हैं। ग्रामीण अंचल क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम गांव जाएंगे तब हम यहाँ पे पिकी मतलब कोयल, है ना, कोयल को देख सकते हैं। यहाँ पर हम महुआ के पेड़ पौधे देख सकते हैं। सुंदर सा गांव है, वहाँ पर हम खुला आकाश, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें वहाँ नहीं है, इमारतें नहीं है, घर काफ़ी दूर दूर होते हैं गांव में जब आप जाते हो तो, और काफ़ी खुला खुला वातावरण वहाँ होता है। तो वहाँ पर आकाश हमको साफ नज़र आता है। आकाश में बहुत सुंदर तारे, रात में जब हम देखते हैं तो सुंदर तारे नज़र आ जाते हैं। झिंगुरों की आवाज़, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ पौधे वहाँ पर होते हैं। कोयल की आवाज़ हम वहाँ स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे जो तो हम देखते हैं कि इस तरीके से हमको ये चीज़ें वहाँ गांव में नज़र आती है, पेड़ पौधे। अब हम शुरू करेंगे कविता। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। गई है पिकी मतलब कोयल, और प्रतीक्षा करना मतलब इसका क्या करना? इंतज़ार करना। जो प्रतीक्षा है उसका अर्थ होता है इंतज़ार करना। तो गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। तो जो कोयल है वो चली गई है और आम का पेड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब आम आते हैं तभी कौन आती है? उस पेड़ पर कोयल भी बैठती है। फिर दूसरी पंक्तियां हैं। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। महुआ का जो पेड़ है उसमें महुआ लगता है, जो उसके फूल है सफ़ेद रंग के होते हैं, और उसके बाद उसमें थोड़े लाल रंग के महुए लगना शुरू होते हैं। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं, इसी मौसम में महुआ के वृक्ष में सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। ये फूल सुबह धरती पर गिरकर सफ़ेद चादर का आभास कराते हैं। तो जो महुआ खड़ा है और उस महुए में श्वेत यानी सफ़ेद रंग के फूल लगे हैं, और जब फूल जो है रात भर में नीचे बिछ जाते हैं और जब सुबह होती है तब ऐसा लगता है कि सफ़ेद चादर किसी ने बिछा दिया है। तो वो जो होता है, बाट जो होता है किसकी? कोयल की। तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? बाट जोह रहा था। जोहना मतलब राह तकना, इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, ये इसका अर्थ होता है। तीसरा है, किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा। व्यथा अर्थात दर्द, दर्द हो सकता है, पीड़ा भी इसका अर्थ हो सकता है। तो ग्रीष्म ऋतु का मौसम बीत जाने पर आसमान में बादल छा जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब बादल छा गए हैं तो एक दर्द उठा कि जो कोयल है वो यहाँ से चली गई है, नभ पूरा जो है काले बादलों से घिर गया है। सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ मतलब संध्या। तो सांझ का तारा किसे खोजने आया है? नभ में, मतलब रात के समय में आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि तारे रात के समय शायद किसी को खोजने के लिए चले आए हैं। अब अगली पंक्ति हम देखेंगे। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। संदेशा मतलब क्या होता है? पैगाम लाया है, किसी ने क्या किया है? कोई पैगाम लेकर आया है या कोई खबर लेकर आया है। तो कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। ऐसा लगता है जैसे पवन कोई संदेशा लेकर आया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी जो निसर्ग की जो बातें हैं, उन निसर्ग की जो चीज़ें हैं, निसर्ग को लेकर ही कविता ने, जो कवि है उन्होंने क्या किया? सुंदर सुंदर पंक्तियों की रचना की है।
रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। गंध मतलब महक, जो खुशबू होती है उसे कहते हैं गंध या महक या खुशबू। तो रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो, तो वे कहते हैं कि मेहंदी की गंध में रची बसी होने के कारण कोई उन्हें याद आता है। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। पृष्ठ मतलब पन्ने, पृष्ठ मतलब पन्ने, जो पेज है वो जब खुल जाते हैं तब उसमें सारी लिखी हुई बातें नज़र आती है। यहाँ पर पी कहाँ पुकार से, पी का मतलब भी कोयल ही है। तो खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले, तो जो कोयल का स्वर है, स्मृतियाँ मुखर हो गई है उसके द्वारा। जो पन्ने हैं जब अगर पलटाया जाए कि क्या हुआ था उसे देखने के लिए, कि वो जो पहली जो बीत गई बातें, जब पन्ने हम पलटते हैं तो हमको स्मृतियों में हम खो जाते हैं, हमारी जो यादें हैं, पुरानी यादें, वो ताज़ा हो जाती है। कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। और बिरिछ का मतलब क्या है? वृक्ष। जब वृक्ष कट जाते हैं तब जो छांव है वो भी चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है। तो जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज वृक्षों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि अब दोपहर के समय लोगों को कहीं भी छाया नहीं मिल रही है, क्योंकि वृक्ष ही नहीं है। वृक्ष सिर्फ छाया ही नहीं देते, लेकिन वृक्ष का अगर हम देखें तो वो पूरी रीति से हमको क्या करते हैं? हर चीज़ में हमारे लिए उपयुक्त है। हमको वो फल देते हैं, वो हमको फूल देते हैं, उसकी जड़ें हमारे काम की है, उसकी पत्तियां हमारे काम की है, उसकी छाल हमारे काम की है, तना काम का है, लकड़ी काम की है, और उससे मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें हमको उपयोग में हम उसके ला सकते हैं। तो जो वृक्ष है उसकी हमको देखभाल करना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? अपना घर बनाने के लिए या कोई और सुंदर वस्तु, जो हमारे सजावट की वस्तु हैं, वो बनाने के लिए हम वृक्षों की कटाई करते ही चले जा रहे हैं, या ज़रूरत का सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और पेड़ों की कटाई करने से जो है उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ रहा है। हम लेकिन जो हमारे साथ में पेड़ पौधों के साथ में जो जुड़े हुए जिनके बसेरे हैं पक्षियों के, वो पक्षी और जो प्राणी उसमें बसेरा करते हैं या उसके नीचे जो घर बसाते हैं, सभी के लिए हमने क्या कर दिया? मुसीबत खड़ी कर दी है। और हम क्या कर रहे हैं? अब पछता रहे हैं। जब हमने काफ़ी सारे पेड़ों का नुकसान कर दिया है, तब हम आज पछता रहे हैं कि हमने पेड़ों की कटाई क्यों की। तो बच्चों, आज की तासिका में बस इतना ही। तो हमने इस तासिका में जाना कि हम जो पेड़ है हमारे किस कदर हमारे काम आते हैं, और जो इस पर्यावरण है इसमें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, और इन खूबसूरत चीज़ों को देखकर हम उसका वर्णन भी कर सकते हैं हाइकू के ज़रिए। हाइकू में हमने देखा कि 5-7-5, अर्थात पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण, और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 वर्ण होते हैं। तो इसका जो टोटल है, उसका जो योग है, उसका जो कुल है, वो है 17 होता है, तब वो हाइकू कहलाता है। और कवि ने बहुत सुंदर रीति से हाइकू की रचना की है। तो इस हाइकू में और कुछ पंक्तियाँ बाकी है जिसे हम अगली तासिका में देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको जो है कुछ उदाहरण के रूप में आप भावार्थ लिख सकते हैं। भावार्थ लिखते समय आप क्या करोगे कि भावार्थ लिखते समय आप कविता का नाम लिखोगे, कवि का नाम लिखोगे, और उन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपको लिखना है। तो वो भावार्थ कहलाएगा। तो भावार्थ आपको पहली और दूसरी पंक्ति का लिखना है। पहली पंक्ति है, गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, और महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोता। तो इन पंक्तियों का हमको भावार्थ लिखना है, और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। बहुत सुंदर रीति से आपको समझा के लिखना है कि कवि क्या कहते हैं। तो आज की तासिका में बस इतना ही। इसका अगला भाग हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।